सुनिए, जीडीपी पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? नहीं पता, चलो जल्दी से समझ लेना। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है, जीडीपी और नेशनल इनकम में अंतर होता है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें गलत मामला था, वो कंफ्यूजिंग बहुत मामला था। आप जीडीपी और आधा वोट ले लो, बेनिफिट ये हो जाएगा ना। जीडीपी और नेशनल इनकम अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। चलो यहाँ से क्लियर करता हूँ अभी जल्दी से। अब सही है ना, बस इधर का पोर्शन ठीक है, थोड़ा लाउडली बोलना, अदरवाइज साउंड नहीं जाएगा। वो लाइव करके देखो। देखो, जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है, घरेलू सीमा माने टेरिटोरियल बाउंड्री। इस टेरिटोरियल बाउंड्री में हमारी मैरीटाइम बाउंड्री भी शामिल होगी। मैरीटाइम बाउंड्री कितनी होती है? 24 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है ना, ज्योग्राफी में पढ़ाया है भाई। चलो, मैरीटाइम बाउंड्री भी होगी। तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उसके सभी निवासियों द्वारा, सभी निवासी माने इसमें विदेशी भी शामिल, सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष में किया गया उत्पादन, एक वर्ष में किया गया उत्पादन, किए गए उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नहीं, मौद्रिक मूल्य, दोनों में अंतर है। उत्पादन का मौद्रिक मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। इसको समझो। हाँ, एक सेकंड, फिर से आगे बताता हूं, अभी पूरा कर लो इस बात को। मान लीजिए सभी लोगों ने मिलकर एक देश की घरेलू सीमा में 2 शर्ट बना ली, ठीक है, एक साल में 2 शर्ट बना ली। अब 2 शर्ट की वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू में अंतर होगा। देखो, किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है जनरली उसका किसी भी वस्तु का जो यूटिलिटी फैक्टर होता है, हाँ जी, किसी भी वस्तु का जो यूटिलिटी फैक्टर होता है वो उसकी वैल्यू कहलाती है। उपयोगितावादी मूल्य, कपड़ा है, इसका उपयोगिता क्या है, इसका मूल्य क्या है? ये हमारे शरीर को ढक रहा है, धूल से बचा रहा है, धूप से बचा रहा है, यही तो इसका मूल्य है। लेकिन जब हम इस मूल्य को डिफाइन करेंगे बाजार के कॉन्टेक्स्ट में, यानी रुपए के कॉन्टेक्स्ट में जब इसे तोलने की कोशिश करेंगे, तब हो जाएगा वो मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। मान लीजिए शर्ट है, उसका मूल्य तो ये हो गया कि वो कपड़ा है, शरीर को ढकने का काम करता है। मान लीजिए वो बाजार में 100 रुपए की है, तो मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गई उसकी? 100 रुपए। मूल्य में और मौद्रिक मूल्य में अंतर समझ में आया? किसी भी चीज का मौद्रिक मूल्य रुपए के टर्म्स में, या कह सकते हैं करेंसी के टर्म्स में, उसकी उपयोगिता होती है। शर्ट की जो उपयोगिता है, जब उसको हम लोग रुपए के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, तब वो मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगी। चलो छोड़ो, आप मॉनेटरी वैल्यू को ही समझना। ये मान लीजिए 2 शर्ट पैदा करी सब लोगों ने मिलके, एक शर्ट की कीमत 100 रुपए थी, तो कुल मिला के जीडीपी कितनी हो गई? 200 रुपए। आ गई बात समझ में? क्योंकि सब लोगों ने मिलके कितना उत्पादन किया एक साल में? दो शर्ट का। और उसमें से एक शर्ट की जो वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू थी, वो 100 रुपए थी। तो पूरी जो जीडीपी है वो कितनी हो गई? 200 रुपए की। इसे कहा हम लोगों ने जीडीपी। नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है ना, ध्यान से रखना, समझना। नेशनल इनकम जीडीपी में अंतर होगा। क्या अंतर होगा? देखो, ये जो घरेलू सीमा में है, इसमें बहुत सारे विदेशी काम करते होंगे, हाँ या ना? अब ये विदेशी क्या करेंगे? काम भारत में करेंगे, पैसा लेकिन बाहर भेज देंगे। नेपाली एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो अब लेकिन जीडीपी में तो काउंट हो गया वो भी। और अगर नेशनल इनकम निकालनी है, राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? केवल भारतीयों की आय निकालनी पड़ेगी पहले तो। बताइए हाँ या ना? राष्ट्र किससे है? भारतीयों से मिलकर बना है, भारतीयों की निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से विदेशियों की घटा दें, और जो भारतीय काम कर रहे हैं विदेशों में उनकी जोड़ दें, क्योंकि वो वहां काम करके यहाँ बेच रहे होंगे। बात समझ में आ गई? मान लीजिए विदेशियों की मैंने x मान ली और भारतीयों की m मान ली, तो जीडीपी में से क्या करेंगे? x को घटाएंगे, m को जोड़ देंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई है? ये क्या बन जाएगा इसमें ऐसा करके? जो डोमेस्टिक है ये नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं?
जो डी है एन में बदल गया, नहीं बदल गया? क्या हो गया? ये क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब जीएनपी, अब देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। जब हम लोगों ने ये उत्पादन की बात करी, इस उत्पादन में दो तीन चीजें शामिल होती हैं। क्या शामिल होता है? देखो सरकार सब्सिडी देती है। जब मॉनेटरी वैल्यू हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक बात समझो, मॉनेटरी वैल्यू से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन ये जो मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड हुई शर्ट की, इसमें दो चीजें शामिल हो गई। क्या? टैक्स और सब्सिडी। टैक्स सरकार को दिया तो इस मॉनेटरी वैल्यू में जुड़ेगा, सब्सिडी सरकार से मिली तो इसमें से घटेगी। बात समझ में आ गई ना? अब हम इसके चक्कर में ही नहीं पड़ रहे। जब हम केवल ये देखते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू कितनी थी, हम इस बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ रहे टैक्स किसको दिया, क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं जीएनपी एट एफसी। जो हमने ये निकाला था, ये जीएनपी एट एफसी होगा, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। इसे आप डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से, क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम आ जाएगी? नहीं। देखो ये ग्रॉस है, वैसे इसे ग्रॉस है, इसमें से ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन और घटा दोगे टी, उत्पादन में जब भी कोई उत्पादन करोगे आप, तो उत्पादन में मशीनों में कुछ घिसावट तो होगी, डेप्रिसिएशन तो किसी चीज का होगा ना। जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को और घटा दें, तब जो ये जी है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? एन में हो जाएगा? नहीं, एनएनपी एट एफसी, यही नेशनल इनकम होती है, इसे ही एनआई कहते हैं। बहुत बार आया है ये पूरे देश की राष्ट्रीय आय निकल आई। पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पर कैपिटा इनकम आ गई। बात आ गई समझ में? देखो अब इतना पीछे मत ले जाना मुझे, नहीं तो गरीबी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दो तीन बार आपने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछना चाहें तो फिर कल पूछ लेना, आज इतना छोड़ देते हैं। बस आप एनएनपी एट एफसी याद रखना, यही पूछा है कि होता क्या है, नेशनल इनकम यही होती है। तो जीडीपी और एनएनपी में अंतर समझ में आया ना? राष्ट्रीय आय जीडीपी थोड़ी ना होती है, बताइए होती है क्या? नहीं होती, अलग अलग बातें हैं दोनों। चलिए, हाँ लेकिन ये जरूर है कि जीडीपी से ही राष्ट्रीय आय निकलती है, नेशनल इनकम निकलेगी ही जीडीपी से। हम लोगों ने ये देख लिया गरीबी में कि मान लीजिए किसी देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम 100 रुपए है, ये मान लिया मैंने। कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है एक दिन में, तो ये मान लिया गया कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और मान लीजिए वो 99 कमाता है तो वो गरीब है, ठीक है। ये मेथड कैसा मेथड कहलाया? ऑब्सोलूट मेथड। ऑब्सोलूट मेथड माने कि निश्चित कर लिया कि इससे ऊपर वाले अमीर होंगे या गरीब नहीं होंगे और इससे नीचे वाले गरीब होंगे। ये मेथड खूब धूमधाम से यूज किया जाता है विकासशील देशों में, क्योंकि विकासशील देशों में बहुत सारी परेशानियां हैं गरीबी को डिफाइन करने में, इसीलिए एब्सोलूट मेथड का वहां पर यूज करते हैं। सबसे पहले इस एब्सोलूट मेथड को यूज किया गया था आईएमएफ द्वारा, फिर वर्ल्ड बैंक द्वारा भी इसे यूज किया गया। और हालांकि आईएमएफ से भी पहले एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक डायरेक्टर थे आर बॉयड, उन्होंने सबसे पहले इस मेथड को यूज किया, क्योंकि पूरी दुनिया में भुखमरी को दूर करने का एक देखो गरीबी और भुखमरी आपस में जुड़े हुए हैं। भुखमरी का मतलब ये है किसी व्यक्ति को पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू जितनी उसको जरूरत है वो ना मिल रही हो, उसको कहेंगे कि वो भूखा है, भुखमरी का से ग्रस्त है वो व्यक्ति। तो 1945 में आर बॉयड ने सबसे पहले इस मेजर को ही बनाया था। तो एब्सोलूट मेजर में कौन कौन यूज करता है, कहाँ यूज होता है? तो याद रखना, एब्सोलूट मेजर यूज होता है विकासशील देशों में, और रिलेटिव मेजर यूज होता है कहाँ पर? विकसित देशों में। विकसित देशों में गरीबी, तुलनात्मक गरीबी दिखाई जाती है, इसीलिए उसको निकालने के लिए लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट, दो कोफिशिएंट हैं जिनको यूज किया जाता है। जबकि रिलेटिव मेजर में केवल एक लाइन खींच दी जाती है, कोई व्यक्ति इससे कम कमाता है तो वो गरीब होगा, इससे ज्यादा कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा।
हम लोग देखेंगे, अभी इसको लिखेंगे, पहले केवल समझा देता हूँ। चलो इतना आप लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि अगर लिखा नहीं तो भूल जाओगे। यहाँ तक समझ में आया? तो पहले गरीबी की परिभाषा लिख लीजिए। सामान्यतः गरीबी का अर्थ, सामान्यतः गरीबी का अर्थ, गरीबी का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करने के संदर्भ में होता है, पूरा न करने के संदर्भ में होता है। जनरली द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी इज, the meaning of poverty is when a person could not fulfill its basic need, its basic need। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना, विश्व में गरीबी के मापन के लिए, विश्व में गरीबी के मापन के लिए दो प्रकार के प्रतिमान, प्रतिमान माने मॉडल, ठीक है, हिंदी में प्रतिमान कहते हैं, दो प्रकार के प्रतिमान प्रयोग किए जाते हैं। इन वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड two types of model is being used to define poverty। ठीक है, पहला लिखना सापेक्ष प्रतिमान, रिलेटिव मेजर या मॉडल, रिलेटिव मेजर या मॉडल, और दूसरा निरपेक्ष प्रतिमान, एब्सोल्यूट मॉडल या मेजर। ठीक है, अब सापेक्ष में लिखिए, ये पूछा गया है एग्जाम में, 2 बार आया है। हाँ ठीक है, कोई नहीं सर। सापेक्ष में लिखना, इस प्रतिमान के अंतर्गत, इस प्रतिमान के अंतर्गत, हाँ रिलेटिव में लिखना है, इस प्रतिमान के अंतर्गत विकसित देशों में गरीबी को मापा जाता है, विकसित देशों में गरीबी को मापा जाता है। अंडर दिस मेजर या मॉडल, poverty is measured in developed countries, in developed countries। इसके अंतर्गत समाज के सबसे उच्चतम व्यक्ति, समाज के सबसे उच्चतम व्यक्ति तथा सबसे निम्नतम व्यक्ति के मध्य, सबसे निम्नतम व्यक्ति के मध्य सापेक्ष गरीबी को देखा जाता है, सापेक्ष गरीबी को देखा जाता है। अंडर इट the poverty is measured, under it the poverty is measured between the higher class of society, between the higher class of society and lower class of society, and lower class of society। ठीक है, गिनी गुणांक, ये यही पूछा गया एग्जाम में, आएगा भी यही, आपसे याद रखना, यही पूछेगा। गिनी गुणांक और लॉरेंज कर्व किससे संबंधित है? तो सापेक्ष गरीबी से संबंधित है, वही मापी जाती है उसी से। तो लिख लीजिए, गिनी गुणांक तथा लॉरेंज कर्व तथा लॉरेंज कर्व सापेक्ष गरीबी को मापते हैं। गिनी कोफिशिएंट GUINI, गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंज कर्व
and Lorentz curve is being used to measure relative poverty, to measure relative poverty. ठीक है, नेक्स्ट लिखना आप निरपेक्ष प्रतिमान, एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, देखो ये वही है कि एक रेखा निर्धारित कर ली जाती है, या तो इतना कोई व्यक्ति कमाता है या इतना भोग कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उसके आधार पर निर्धारित कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह प्रतिमान विकासशील देशों में गरीबी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विकासशील देशों में गरीबी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस मॉडल इज बीइंग यूज्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज टू मेजर पॉवर्टी। ठीक है, इसके अंतर्गत एक निश्चित आय सीमा, एक निश्चित आय अथवा उपभोग, दोनों ही लिखिए, एक निश्चित आय अथवा उपभोग सीमा निर्धारित कर ली जाती है। आय अथवा उपभोग सीमा निर्धारित कर ली जाती है अंडर इट an absolute consumption limit or income limit has been decided। ठीक है, कंजम्पशन का क्या मतलब है? देखो, कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नीड के ऊपर, उनको फुलफिल करने के ऊपर कितना खर्च कर पा रहा है। अगर वो एक निश्चित सीमा तक खर्च कर पा रहा है तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है, उसको कहते हैं उपभोग व्यय। जैसे रंगराजन समिति ने, मैं अभी आगे आएगा उसका जिक्र, उन्होंने ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से खर्च करता है, उपभोग करता है उसका उतना, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, उन्होंने उसके लिए कई सारी चीजें निर्धारित कर दी कि कौन कौन से मेजर उसमें रख लिए, आगे देखेंगे इसको। जनरली उपभोग व्यय का मतलब होता है कि अलग अलग चीजों पर जो बेसिक जरूरत की हैं उनके ऊपर कितना वो खर्च करता है एक माह में, या एक निश्चित लिमिट, खाने के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। रंगराजन ने तो मनोरंजन को भी जोड़ लिया था उसमें, टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, जनरली ये सब चीजें। समझ में आई ये बात यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? मैं सवाल पूछूंगा तो या तो अब मुझसे आप पूछ लो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। हाँ, उपयोग और उपभोग में हाँ, दो अलग अलग शब्द हैं तो डिफरेंस तो है ही। उपयोग का मतलब है किसी चीज का इस्तेमाल करना, और उपभोग का मतलब है किसी चीज को कंजम्प्ट कर लेना। ठीक है, उपयोग में तो कोई वस्तु बच सकती है उपयोग करने के बाद, तो उपभोग करने के बाद नहीं बचती। उपभोग हो गया, बात खत्म हो गई, एंड द एंड। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट से लिखना इसी में ही, अगले पॉइंट से इसमें यूज करना। निरपेक्ष प्रतिमान को सर्वप्रथम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि एवं खाद्य संगठन, कृषि एवं खाद्य संगठन के महानिदेशक, कृषि एवं खाद्य संगठन के महानिदेशक आर बॉयड, नाम था इनका आर बॉयड, आर बॉयड द्वारा 1945 में, आर बॉयड द्वारा 1945 में प्रयोग किया गया।
1945 में प्रयोग किया गया। द रिलेटिव सॉरी absolute measure firstly used by R. Boyd, the Director General of FAO, Food and Agriculture Organization, in 1945 ठीक है। देखो भारत में, अब ये कहानी इतनी समझ में आ गई आपको? चलिए भारत का देखते हैं। सबसे पहले भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की बात हुई। गरीबी हटाने का नारा दिया गया, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया 1971 के शायद आसपास। 5th 5 ईयर प्लान था। हाँ 75 के आसपास शायद। लेकिन गरीब कौन? पहले गरीबी अगर हटाने के लिए जरूरी तो यही है, पहले ये बताओ गरीब कौन है, गरीबी का पैमाना क्या है, उसके बाद उसे हटाने के लिए काम किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले प्रयास गरीबी को डिफाइन करने के या निर्धारित करने के भारत में वो 4थी पंचवर्षीय योजना से ही हुए। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में उन्हें सीरियसनेस देखने को मिली। एक कमेटी बनी थी वाई के अलग की लीडरशिप में, योगेंद्र कुमार अलग सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर अपने समय के थे, आईएएस ऑफिसर थे। उन्हीं के द्वारा सब पैमाना बनाया गया गरीबी को भारत में निर्धारित करने के लिए। एक निश्चित पैमाना जिसे हम लोग कह सकते हैं। और आने वाली जितनी भी कमेटियां थी फिर गरीबी को निर्धारित करने के लिए बनी, लगभग उन्हीं के उसी पैमाने को यूज किया गया। उन्होंने क्या माना? उन्होंने ये माना कि कोई व्यक्ति एक निश्चित मात्रा में अगर पर डे के लेवल पर कैलोरी कंजम्पशन कर रहा है, उसको इतना खाना मिल रहा है, मान लीजिए कि एक निश्चित मात्रा में उसका कैलोरी इंटेक हो पा रहा है, जैसे 2400 कैलोरी उन्होंने निर्धारित किया, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। कोई व्यक्ति अगर एक दिन में 2400 कैलोरी के बराबर खाना खा रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, तो फिर वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये इन्होंने एक लाइन निर्धारित कर दी। तो क्या था ये? एब्सोल्यूट मेजर था या रिलेटिव? एब्सोल्यूट था ना। एक लाइन खींच दी गई, 2400 कैलोरी, इससे नीचे वाले गरीब हो गए, इससे ऊपर वाले गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। क्लियर है? ये अलग समिति की सिफारिशें थी। बाद के लोगों ने इन्हीं को फॉलो किया। मान लीजिए अब कैसे इसमें अंतर आया बाद के समय में। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 2400 कैलोरी का आपको खाना यूज करना है तो वो आपको कुछ कम पैसे में मिल जाएगा। नहीं भाई, टमाटर गांव में महंगे होंगे या शहर में? गांव में महंगे होंगे, शहर में महंगे होंगे। इसका मतलब फूड की अगर इंटेक की बात हो रही है तो 2400 कैलोरी गांव में कुछ कम पैसे में आ जाएगा। मान लीजिए गांव में 10 रुपए में मिल जाएगा, है ना? और शहर में हो सकता है 12 रुपए में मिले। ठीक है, तो क्या हो गया? दो इसमें बदलाव आ गया, नहीं आ गया? 2400 कैलोरी हम लोगों ने निर्धारित की, लेकिन 2400 कैलोरी को जो हम मोनेटाइज किया हमने, गांव में अलग गरीबी रेखा आ गई, शहर में अलग गरीबी रेखा आ गई। बदल गई नहीं बदल गई? बताइए। फिर से पंगा फंसा। इसलिए एक अलग समिति बनाई गई, उन्होंने गांव के लिए अलग कैलोरी निर्धारित की और शहर के लिए अलग कैलोरी निर्धारित की। जैसे उन्होंने ये कहा, एक काम करते हैं, 12 मान लेते हैं, 12 रुपए निर्धारित कर लिया। ठीक है, स्टारवेशन लाइन खींच ली 12 रुपए। 12 रुपए से ऊपर जो भी व्यक्ति होगा वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा, जो नीचे होगा वो गरीबी रेखा से नीचे होगा। वहां मत देखिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब गांव में क्या होगा? गांव में 12 रुपए में ज्यादा कैलोरी आ जाएंगी, शहर में कम आएंगी। ठीक है, इसलिए गांव में तो उन्होंने निर्धारित कर ली 2400 कैलोरी ही, और शहरों में ये निर्धारित कर ली 2250। नहीं बात समझ में नहीं आई होगा? देखो गांव में महंगाई कम, हाँ या ना? तो कम पैसे में ज्यादा कैलोरी आ जाएंगी? नहीं?
शहर में महंगाई ज्यादा, उतने ही पैसे में कम कैलोरी खरीदी जाएंगी। 12 रुपए में शहर, गांव में तो 2400 कैलोरी आ जाएंगी, लेकिन 12 रुपए में शहर में 2100 2250 ही आ पाएंगी, या 2150 आ पाएंगी, जो भी, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो ये बात समझ में आई ना? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो समिति बनी, वाई के अलग की लकड़ा वाला समिति ने ये किया था। लकड़ा वाला समिति ने इसमें महंगाई को और शामिल कर लिया। उन्होंने कहा क्योंकि गांव और शहर में महंगाई अलग अलग मिलती है, इसलिए गांव में अलग कैलोरी डिसाइड कर लेनी चाहिए और शहर में अलग कैलोरी डिसाइड कर लेनी चाहिए। ठीक है? हाँ, अब पूछो। नहीं, शारीरिक कार्य से नहीं था, जनरली महंगाई से संबंधित था। क्योंकि शारीरिक कार्य से संबंधित बात नहीं होती, इसमें महंगाई एक कंपोनेंट है। गांव में वही चीज आपको खाने पीने की सस्ती मिल जाएगी, शहर में वही चीज आपको महंगी मिलेगी। इसका मतलब गांव का जो कैलोरी इंटेक है, उतने ही पैसे में गांव में आप ज्यादा कैलोरी खरीद सकते हैं, शहर में उतने ही पैसे में कम कैलोरी खरीदी जाएंगी। केवल ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है? चलिए पहले इनको करिए, फिर आगे लिखते हैं। अगले पॉइंट से लिखना, भारत में गरीबी, ऐसा हेडिंग डाल दीजिए। भारत में गरीबी एवं इसका मापन, भारत में गरीबी एवं इसका मापन, पॉवर्टी इन इंडिया एंड इट्स मेजरमेंट, एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है? सर्वप्रथम सर्वप्रथम चौथी पंचवर्षीय योजना में, सर्वप्रथम चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने से संबंधित, गरीबी हटाने से संबंधित प्रयासों की शुरुआत हुई, प्रयासों की शुरुआत हुई। फर्स्टली आफ्टर फ्रीडम, प्रयास को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? efforts, has been used, या efforts has been made to erase poverty, to define poverty, to define poverty in India in fourth 5 year plan, 1971 में 1971 में नीलकंठ दांडेकर उनका नाम था, नीलकंठ दांडेकर, नीलकंठ दांडेकर, नीलकंठ दांडेकर द्वारा 2250 कैलोरी को, 2250 कैलोरी को गरीबी रेखा के रूप में, गरीबी रेखा के रूप में निर्धारित कर दिया गया, गरीबी रेखा के रूप में निर्धारित कर दिया गया। इन 1971, ये एक आईएएस ऑफिसर थे, आप एथिक्स में पढ़ोगे इनके बारे में। इन 1971 नीलकंठ दांडेकर डिफाइन, ये फिक्स कर लीजिए जो भी लिखना चाहे, पॉवर्टी लाइन टू 2250 कैलोरीज, 2250 कैलोरीज। ठीक है? अब इसमें नेक्स्ट लिखना, वाई के अलग समिति, अगला एक हेडिंग डालना, वाई के अलग समिति, वाई के अलग कमेटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी एग्जाम में आया था इसमें से, यूपीपीसीएस में हर बार आता है इन समितियों से। वाई के अलग, योगेंद्र कुमार अलग लिख सकते हैं, योगेंद्र कुमार अलग, अलग समिति।
योगेंद्र कुमार अलग समिति। इन्होंने 2250 में कुछ बदलाव कर दिए, वही शहरी क्षेत्रों में अलग कर दी, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग कर दी, महंगाई के आधार पर। तो अगले पॉइंट से लिखना, इस समिति द्वारा मुद्रास्फीति का प्रयोग करते हुए, मुद्रास्फीति माने महंगाई, इस समिति द्वारा मुद्रास्फीति का प्रयोग करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को अलग अलग निर्धारित किया, गरीबी रेखा को अलग अलग निर्धारित किया। By this committee the poverty has been defined separately in rural and urban areas, ठीक है। ये 2100 कैलोरी इन्होंने निर्धारित की ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 2100, क्योंकि शहर में महंगाई ज्यादा होगी, इसमें लिख लीजिए अगले पॉइंट में, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी को गरीबी रेखा के रूप में निर्धारित किया, ठीक है। He decide 2100 calories in urban area and 2400 calories in rural areas, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक? किसको नहीं आई? अंतर क्यों आया कैलोरी में? महंगाई की वजह से। केवल एक यही बात इसमें इंपॉर्टेंट थी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समिति का बात है। अच्छा, कैसे निर्धारित कर रहे हैं ये? उपभोग व्यय के आधार पर ना, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। भाई 2400 कैलोरी क्या है? ऊर्जा की जरूरत है ना। कैसी ऊर्जा की जरूरत है? कंजम्पशन के ऊपर। व्यक्ति को जीने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? इतनी गांवों में चाहिए और इतनी शहरों में चाहिए, ऐसा मान लिया उन्होंने, ठीक है। मान लीजिए ये 2 समोसे में आ जाती है इतनी ऊर्जा, तो 2 समोसे की वैल्यू देख ली, गांवों में देख ली कितने में मिल जाता है, शहरों में देख ली कितने में मिल जाता है। उसको आधार बना लिया क्या? गरीबी रेखा का। मान लीजिए गांव में 20 रुपए मिल जाता है तो 20 रुपए हो गया, शहर में 30 में मिलता है तो 30 रुपए हो गई। बात समझ में आई? एग्जाम्पल था केवल। चलिए नेक्स्ट लिखना इसमें लकड़ा वाला समिति। अगला समिति लिखना लकड़ा वाला समिति। लकड़ा वाला समिति लिखूं? LAKDA, अंग्रेजी में लिख लीजिए LAKDA WALA, लकड़ा वाला समिति, ठीक है। देखो ये 1993 में ये समिति बनी थी, इन्होंने भी कोई खास बात इसमें की नहीं, कुछ थोड़ा बदलाव कर दिया। जैसे 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी के ऊपर हम लोग पहुंच तो गए, लेकिन किस फॉर्मूला के आधार पर पहुंचे ये कोई निश्चित नहीं था। इन्होंने क्या किया, एक निश्चित फॉर्मूला बनाया कि गांवों में किस आधार पर महंगाई को मापा जाए और शहरों में किस आधार पर मापा जाए, और उस आधार पर फिर कैलोरी इनटेक डिसाइड कर लेना चाहिए।
देखो हम लोगों ने इस वाले पुराने वाले वाई के लग में हम लोगों ने क्या किया था, गरीबी मुद्रास्फीति को महंगाई को शामिल कर लिया था इसमें, ठीक है। लेकिन मुद्रास्फीति को कैसे मापे ये थोड़ी डिसाइड किया था। लकड़ा वाला ने क्या किया, इन्होंने इसको मापने के लिए, मुद्रास्फीति को महंगाई को मापने के लिए एक अपना एक और फॉर्मूला उसमें ऐड कर दिया और बस यही बदलाव किया और कोई उसमें बदलाव किया नहीं। जैसे इन्होंने ये कहा कि गांव में ये 2400 कैलोरी गांव का था, ठीक है। गांव में सबसे गरीब व्यक्ति कौन होता है? एग्रीकल्चर लेबरर, बताइए, खेतीहर मजदूर, हाँ या ना। इन्होंने कहा कि खेतीहर मजदूर के लेवल पर एक एक इंडेक्स निकाल लेना चाहिए, जिसे इन्होंने कहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। महंगाई निकालने के लिए इसे यूज करते हैं, मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल ये मान लीजिए कि महंगाई को सीपीआई से निकालते हैं, ठीक है। कितनी महंगाई है पर ईयर। इन्होंने कहा कि गांवों में गरीबी के लिए सीपीआई देख लो एग्रीकल्चर लेवल का। एक कृषि खेतीहर मजदूर गांव में 1 किलो टमाटर कितने रुपए में खरीदता है, ठीक है। दूसरा, शहरों के लिए इन्होंने कहा, शहरों में सबसे ज्यादा गरीब कौन होता है? इंडस्ट्रियल वर्कर, आई, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। इन्होंने कहा ये देख लो कि एग्रीकल्चर लेबरर 1 किलो टमाटर कितने में खरीदता है और इंडस्ट्रियल वर्कर 1 किलो टमाटर कितने में खरीदता है। गांव और शहर के बीच में महंगाई का अंतर पता चल जाएगा, चल जाएगा नहीं। और इस आधार पर फिर कैलोरी को देख लो कि कितने रुपए में वो कैलोरी आ जाएगी, इस आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो। इन्होंने और कुछ नहीं किया, केवल मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक पैमाना इसमें और ऐड कर दिया, सीपीआई एएल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और सीपीआई आईडब्ल्यू शहरी क्षेत्रों, ठीक है। बस यही इसमें लिखना है। 1993 में 1993 में योजना आयोग द्वारा लकड़ावाला समिति का गठन किया गया। इन 1993 प्लानिंग कमीशन फॉर्म लकड़ावाला कमेटी। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी मापने के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात की, अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात की। he state about to different consumer price index for rural and urban area, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए सीपीआई एएल, ये लिख लेना। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसे, सीपीआई एएल, तथा शहरी क्षेत्रों में सीपीआई आईडब्ल्यू या सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किए गए। इन रूरल एरियाज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किए गए। इन रूरल एरियाज सीपीआई एएल and in urban areas CPI IW has been decided differently.
ठीक है। अब इससे हुआ ये कि गरीबी को डिफाइन करने में और ज्यादा क्लैरिटी आ गई, क्योंकि हमने एक सूचकांक ही अलग बना दिया, गांव के लिए अलग बना दिया, अगर महंगाई निर्धारित करने के लिए शहर के लिए अलग बना दिया। तो ये बात इसमें और मेंशन कर लीजिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है, ये इसलिए बनाई गई थी, देखो 1992 में रिफॉर्म्स आ गए थे इंडियन इकोनॉमी में, उदारीकरण हो गया था, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण के बाद गरीबी की क्या स्थिति हो और फिर क्या नीतियां बनाई जाए, इसके लिए ही बनाई गई थी। तो ये उदारीकरण के बाद की सबसे पहली समिति थी, 1991 के रिफॉर्म्स के बाद की। आप इसमें एक बात और नोट कर लीजिए, इस समिति ने इस समिति की सिफारिशों के चलते, ऐसा लिखिए, इस समिति की सिफारिशों के चलते गरीबी रेखा निर्धारण में अधिक पारदर्शिता उपस्थित हुई, ठीक है। By the recommendation of this committee, there was more clarity to define poverty line in India, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, एक ये तो दो कमेटी की बात हो गई, एक अगली कमेटी फिर बनेगी सुरेश तेंदुलकर कमेटी, लेकिन उससे पहले एक और चीज लिख लो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो कि जनरली आंकड़े प्रस्तुत करता है, डेटा कलेक्ट करने का काम करता है, और उन्हीं डेटास को फिर चैनलाइज किया जाता है। गरीबी से संबंधित जो डेटास हैं आजकल, अब तो एनएसओ और सीएसओ को मर्ज कर दिया गया है, और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, लेकिन पहले एनएसएसओ ही करता था ये। तो एक अगले पॉइंट में लिख लो, नोट करके लिख लो, एनएसएसओ द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपभोग व्यय के आधार पर भारत में गरीबी को निर्धारित किया जाता है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ डिसाइड poverty by consumption and expenditure, या on the basis of consumption expenditure, उपभोग व्यय। और वो उपभोग व्यय क्या है, यही है 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। तो आगे लिख लेना, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में, ठीक है। देखो अभी तक रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है सामने, रिजल्टेंट ये निकल के आ रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारित हो रही है उपभोग व्यय से, हाँ या ना, बताइए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर डिफाइन हो रही है, नहीं? पता नहीं, क्लियर है ये बात? पूछा गया है इसलिए बोल रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में आया है, हो सकता है कुल मिला के कम से कम 20 बार पूछा गया हो कि गरीबी रेखा किस तरीके से निर्धारित करते हैं, तो मेनली उपभोग व्यय के आधार पर अभी तक तो। लेकिन अभी कुछ और समितियां आएंगी, उनमें कुछ और चेंज हो जाएगा। तो हेड काउंट रेशो, एक रेशो आ जाएगी। हेड काउंट रेशो का मतलब है सर गिनना, कि एक परिवार में इतने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, और वो परिवार
कुल मिला के इतने पैसे खर्च करता है, वो वेब के ऊपर खर्च करता है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, यानी उसमें पूरे परिवार को यूनिट मान लिया। तो ऐसे में एक हेड काउंट रेशो और आ जाती है उसमें। ठीक है, फिर एक पर कैपिटा इनकम को भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ये मानता है कि भारत में कोई व्यक्ति अगर $1.29 खर्च कर रहा है पर डे में, सॉरी कमा रहा है पर डे, ये उसकी पर कैपिटा इनकम है मान लीजिए, तो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो यहाँ क्या मान लिया गया, पर कैपिटा इनकम है ना, तो पर कैपिटा इनकम के आधार पर डिसाइड कर लिया गया। लेकिन ये भारत के किसी संस्थान ने नहीं किया, बल्कि बाहर के देशों के जो संस्थान है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको डिसाइड करते हैं। तो ये भी एक गरीबी मापने का पैमाना हो गया। तो पर कैपिटा इनकम हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, हेड काउंट रेशो आगे आ जाएगा। 3 पैमाने हो गए नहीं। लेकिन अगर भारत में ही केवल पूछे तो अभी तक आपके सामने 2 क्लियर है, ये दूसरा भी आएगा। अभी फिलहाल तो एक ही क्लियर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ या ना? ठीक, पिछली बार आया था 2020 में सवाल ये यूपीपीसीएस में, उन्होंने ये पूछा था कि कौन कौन से पैमाने इसमें प्रयोग किए जाते हैं भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए, तो उसमें वो तीनों चारों आ जाएंगे। आज के लिए ऐसे ही कर लेते हैं, कौन कौन से देखेंगे। नेक्स्ट लिखना इसमें, सुरेश तेंदुलकर समिति सबसे डिस्प्यूटेड थी ये। सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। देखो ये 2004 में गठित की गई। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, इन्होंने क्या बदलाव किया। देखो इन्होंने इसमें ये बदलाव किया, इन्होंने कहा बदल गया है मामला, अब केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर निर्धारित नहीं होता। अगर आप कंजम्पशन भी देखते हो तो फिर ये देखो कि कोई व्यक्ति शिक्षा के ऊपर कितना खर्च कर रहा है, क्योंकि इन्होंने ये माना कि जीवन जीने के लिए केवल खाना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसके लिए शिक्षित होना भी जरूरी है। न्यूनतम स्तर पर स्वास्थ्य के लिए भी व्यक्ति खर्चा करता है, वो भी जरूरी है। तीसरा इन्होंने ये माना कि मनोरंजन भी आज की दुनिया का एक बेसिक नीड है। हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो बिना मनोरंजन के नीरस है, तो सरसता होने के लिए उसमें मनोरंजन आवश्यक है। व्यक्ति मनोरंजन के ऊपर भी खर्चा करता है, इसलिए इन्होंने एक बास्केट बनाई, एक टोकरी बनाई जनरली, उसमें कई सारी चीजें शामिल की। कंजम्पशन भी उसमें शामिल किया उन्होंने, एजुकेशन के ऊपर भी शामिल किया खर्चा, मनोरंजन के ऊपर भी शामिल किया, और ये माना कि इन सब को पूरा करने के लिए, इन नीड्स को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति कितना खर्च करता है पर मंथ के हिसाब से, वो फिर इन्होंने गरीबी रेखा के रूप में निर्धारित कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने एक बास्केट मेथड को यूज किया। तो आप इसमें लिख लीजिए अगले पॉइंट से, वर्ष 2004 में योजना आयोग द्वारा, देखो योजना आयोग का नाम आ रहा है, इसका मतलब यह है कि गरीबी को यही निर्धारित करवाता है, यही डिसाइड करता है कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर करता है। तो जब उस समय योजना आयोग करता होगा तो आज कौन करता होगा? नीति आयोग। बड़ी सिंपल सी बात, 2019 का सवाल है, यही पूछा था कि कौन डिसाइड करता है भारत में, तो योजना आयोग उस समय करता था, अब नीति आयोग करता है। चलिए, वर्ष 2004 में क्या लिखा था, सेंटेंस बोलो। योजना आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। A committee has been formed
by Planning Commission in the chairmanship of Suresh Tendulkar in 2004. इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी. He gave his report in 2009. इन्होंने एक इंडेक्स बनाया, इसके लिए बास्केट बनाई थी. उस बास्केट का इन्होंने नाम रखा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी जीवन जीने की कीमत, कम से कम न्यूनतम कीमत कोई व्यक्ति एक सही जीवन जीने के लिए क्या अदा करेगा, ये इन्होंने एक इंडेक्स बनाया. आप COLI ही लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. अंग्रेजी हिंदी में यही रहेगा. इसके अंतर्गत उन्होंने उपभोग व्यय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा कुछ उपभोग टिकाऊ वस्तुओं को भी शामिल किया. In this basket he used consumption expenditure, expenditure on education, on health, some consuming durables. फ्रिज और टीवी लिख लेना, दो चीजें उन्होंने शामिल की थी, फ्रिज और टीवी. ये माना था कि ये बेसिक जरूरतें, फ्रिज एंड टीवी. ठीक है, ये उन्होंने एक बास्केट बनाई. अंतर समझ रहे हो? अब जब 1971 में गरीबी रेखा निर्धारित हुई तो केवल क्या देखा था कि कैलोरी कितनी, 2400. 2004 तक आते आते क्या हुआ, उसमें फ्रिज और टीवी भी शामिल हो गया गरीबी रेखा में. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे देश कोई भी तरक्की करेगा, वहां ग्रोथ होगी, तो गरीबी की परिभाषा बदलती चली जाएगी. नहीं, अपग्रेडेड लेवल पर सामने आती चली जाएगी. जहां पहले 2400 ही थी, अब फ्रिज और टीवी भी आ गए उसमें. ये इनका मॉडल तो ठीक था, लेकिन उसके लिए जो फिर इन्होंने कीमत निर्धारित की उसकी, ये बड़ी खराब निर्धारित कर दी. मतलब खराब क्या निर्धारित कर दी, ये तो पता नहीं है कैसे निकाली है उसको, लेकिन चारों तरफ आलोचना हुई उसकी, क्रिटिसिज्म चारों तरफ देखने को मिला उनकी इस वजह. ये माना गया कि ये कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी व्यक्ति की, अगर वो उसके पास नहीं है तो वो गरीब है. हालांकि उसको इन्होंने जोड़ लिया उसको, और एक फिर इन्होंने जोड़ने के बाद एक एग्जैक्ट ये माना 1000 रुपये निर्धारित कर दी थी शायद. मैं भी आपको लिखवा दूंगा एग्जैक्ट कितनी निर्धारित करी थी. एक महीने में अगर कोई व्यक्ति इतना खर्च करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इन सब सुविधाओं का उपभोग कर रहा है. ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए अगले पॉइंट में. इसके लिख लीजिए शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा, शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा, द पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरिया, द पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरिया 1000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपए, एंड फॉर रूरल एरिया 816 रुपीज. ठीक है, अब देखो इस बात को समझो. चीजें तो बास्केट में इतनी सारी बनाई, रुपए केवल 1000 फिक्स किए. एक व्यक्ति एक महीने में अगर 1000 रुपए खर्च कर रहा है
तो वो इसका मतलब गरीबी रेखा से ऊपर है शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 816 खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इतनी वैल्यू कम रखी गई, 33 रुपए ही बनती है लगभग एक दिन में, तो इसलिए इस समिति की सिफारिशें नहीं मानी गई, कैंसिल कर दी गई बाद में। तो आप अगले पॉइंट से लिख लीजिएगा, इस समिति की सिफारिशों को इस समिति की सिफारिशों को रद्द कर दिया गया। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी हैज बीन कैंसल्ड। ठीक है, इसके बाद एक नई समिति बनाई सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता में, ये लास्ट कमेटी थी। नेक्स्ट लिखिए सी रंगराजन समिति या सी रंगराजन कमेटी। अच्छा, सुरेश तेंदुलकर के आधार पर जो गरीबी आई थी भारत में, वो 22% आई थी। भारत में लगभग 22% लोग गरीब थे, ये लिख लीजिए ब्रैकेट में। सुरेश तेंदुलकर के आधार पर जो आई थी वो 21.9 थी एग्जैक्टली, 21.9 लिख लीजिए, 21.9%। ठीक है, अब सुरेश तेंदुलकर, इन्होंने कुछ मेथड चेंज किए, मेथोडोलॉजी में नहीं जाएंगे, केवल ये लिख लेंगे कि कितना प्रीलिम्स के हिसाब से तो आपको केवल इतना ही है कि इन्होंने कितनी निर्धारित करी। तो इसमें लिख लीजिए सी रंगराजन समिति ने सुधार करते हुए शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए, शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए, 972 रुपए गरीबी रेखा के रूप में निर्धारित किए। सी रंगराजन कमेटी डिसाइड, सी रंगराजन कमेटी डिसाइड 1407 rupees for urban area and 972 rupees for rural area। इसके आधार पर जब गरीबी आई भारत में तो लगभग 29% निर्धारित है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, 29% के। ठीक है, एक और इसके बाद जो सबसे अब का है लेटेस्ट, इसके बाद एक और भी आएगा, ये 2011 में थी शायद रंगराजन कमेटी, इसकी सिफारिशें 2011-12 में आई थी, तो आप 2011-12 लिख लीजिए। ठीक है, 2011-12। मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ाया था शायद, मानव विकास सूचकांक, किस किस को पढ़ाया था, किस किस को पढ़ाया और किस किस को नहीं पढ़ाया, बाकी का क्या, ये भी पढ़ाया परंतु नहीं। देखो, हमेशा ना पार्टिसिपेशन जरूर करना चाहिए। ये आपने एथिक्स में आप पढ़ोगे एक वर्ड, करेज ऑफ कन्विक्शन, अंग्रेजी में करेज ऑफ कन्विक्शन कहते हैं, हिंदी में शायद उसे साहस की दृढ़ता कहते हैं। आप कोई काम भी कर रहे हो, भले ही गलत कर रहे हो, ये गलत सलत तो बाद में डिसाइड होगा, पहले उसको कहना तो सीखिए कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं परंतु नहीं कर रहे हैं, ये कैसे। चलिए देखो, जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोगों ने नया देखा, उसमें एक 2010 से एक नया इंडेक्स आना शुरू हुआ HDI रिपोर्ट के साथ, उसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। मैंने पढ़ाया होगा आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुआयामी गरीबी सूचकांक पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया होगा, चलो पढ़ाया, देख मैं अभी बता दूंगा आपको, हो सकता है आज तो शायद क्लास खत्म होने वाली होगी,
इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 से शुरू किया जाता है। 2010 से ये यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम से जारी करता है। जो एचडीआई रिपोर्ट बनाते हैं वही इसे जारी करते हैं, लेकिन ये 2010 से शुरू हुआ, उससे पहले नहीं दिया जाता। ये बताता है कि किसी देश में जो गरीबी है, देखो गरीबी का मतलब केवल ये नहीं होता कि वो कितना उपभोग कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो गरीबी कई स्तरों पर देखने को मिलेगी उसके साथ में। कैसे? वो अनएजुकेटेड होगा, अच्छी हेल्थ उसके पास नहीं होगी, अच्छे हाइजीनिक एनवायरनमेंट में वो नहीं रहता होगा, घर होगा नहीं होगा, पीने के लिए पानी साफ होगा नहीं होगा, ये सब बातें शामिल होंगी नहीं होंगी, बताइए। इन्होंने ये कहा कि गरीबी को केवल इस आधार पे आप मत देखिए कि वो कितना कोई व्यक्ति कमा रहा है या उपभोग कर रहा है, बल्कि इतने सारे इंडेक्स पे उसको देखने की कोशिश करिए। गरीबी नापने का ये कैसा तरीका हो गया? मल्टी डायमेंशनल हो गया नहीं हो गया? बहुत सारी डायमेंशन है इसकी, एजुकेशन, हेल्थ, घर, साफ सफाई, इतने लेवलों पर। इसीलिए इस आधार पर जो इंडेक्स बनाया गया उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। 2010 से ये बनाना शुरू हुआ। इस इंडेक्स में शायद 2017 में जो भारत में गरीबी का स्तर था वो 53.7% था। लगभग इतने परसेंट लोग भारत में गरीब थे। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट में 2019 की जो आई है उसमें भारत ने तेजी से गरीबी को कम करते हुए शायद अब 27.2% रह गया। आधी गरीबी हम लोगों ने कम कर दी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर। ये सबसे लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रंगराजन ने कितना बताया था? 29%। और हाल ही की जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है डेवलपमेंट प्रोग्राम की, वो ये कहती है कि भारत में घोरतम गरीबी केवल 27.2% है। इसका मतलब लगातार भारत से गरीबी कम हो रही। समझ में आ गई बात? तो ये बात यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए। हाँ जी, ये तो हर साल आता है। SBI की रिपोर्ट हर साल आती है। हाँ, ये 2020 में आई होगी ना, तो 19 का डेटा होगा ये। एक साल पिछला मिलेगा आपको, 21 में जो मिलेगा वो 20 का मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये यूएनडीपी तो निकाल, इसके यूएनडीपी निकालती है। आप चाहे लिख लीजिए इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्ष 2010 से बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करना शुरू हुआ। ये भी पूछा गया एग्जाम में, कब से शुरू हुआ था? पीसीएस में आया है शायद 2019 में या 18 में। 2010 से बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करना शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूएनडीपी started to release मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसे एमपीआई कहते हैं, फ्रॉम 2010। चलो मैं इसके अंतर्गत लिखवा भी देता हूं आपको क्या क्या आता है। ये 10 सूचकांक है। इसके अंतर्गत 10 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 10 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। अंडर इट 10 indices has been used। अब 10 के 10 आपको पता होगा, बताना आपको पता था या नहीं। पहला लिखना शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है। देखो एजुकेशन को किससे मापते थे? लिटरेसी रेट से ना। इन्होंने लिटरेसी रेट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये देख लिया कि कोई व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष, अपने शुरुआती जीवन के 5 वर्ष स्कूल में बिताता है या नहीं बिताता, यानी वो कम से कम 5वीं पास है या नहीं है।
अगर उसने 5वीं क्लास तक वो पढ़ा है तो कह सकते हैं कि वो साक्षर है। ठीक है, तो इसमें पहला सूचकांक लिखिए, किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करना, स्कूली शिक्षा प्राप्त करना, एनी पर्सन who got school education for 5 years। एक तो ये हो गया, ये तो एकदम कम से कम निर्धारित हो गई कि भाई ये तो होना ही चाहिए। और दूसरा ये देख लो कि अधिकतम कितना निर्धारित किया उसने, ज्यादा से ज्यादा वो कितना गया स्कूल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्कूल कितना जा सकता है, वो 12 साल तक। 12वीं इंटरमीडिएट पढ़ लेगा ना, बताइए। वैसे कुछ लोगों की 20 साल में भी कंप्लीट नहीं होती 12वीं। होता था नहीं ऐसा? नहीं, आपके जमाने में नहीं होता, हमारे टाइम में ऐसा होता था, मतलब हमसे पिछले वाले टाइम। तो चलिए नेक्स्ट इसमें लिखिए, अगला सूचकांक है, अगला इंडेक्सिस है, किसी व्यक्ति द्वारा स्कूल में बिताए गए अधिकतम वर्ष, स्कूल में बिताए गए अधिकतम वर्ष, द मैक्सिमम ईयर स्पेंड बाय ए पर्सन इन इट्स स्कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखना स्वास्थ्य। अगला इंडिकेटर कौन सा होगा? स्वास्थ्य, हेल्थ होगा। हेल्थ में देख लीजिए, हेल्थ को में 2 इंडिकेटर होते हैं। स्वास्थ्य को मापने के लिए जीवन प्रत्याशा देखते हैं ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर किसी देश में इन्होंने 2 इंडिकेटर मापे, एक तो बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देख लिया, तो नेक्स्ट इसमें लिख लो स्वास्थ्य में 2 इंडिकेटर मापे हैं इन्होंने, बाल मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर, IMR कहते हैं इसे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और दूसरा पोषण स्तर, न्यूट्रिशन लेवल। मान लीजिए किसी कहीं पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, तो शिशु मृत्यु दर कम होगी नहीं होगी? पोषण स्तर बच्चों में ज्यादा अच्छा होगा नहीं होगा? दोनों पैमाने माप लिए। और तीसरा इन्होंने माना था आय सूचकांक लिख लेंगे या जीवन स्तर। आप लाइफ लेवल लिखिए, जीवन स्तर। हालांकि जीवन स्तर आय से ही मापा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय ज्यादा है तो जीवन स्तर अच्छा होगा, आय कम है तो जीवन स्तर कम होगा। तो जीवन स्तर ब्रैकेट में लिख लीजिए पर कैपिटा इनकम, लाइफ लेवल ब्रैकेट में पर कैपिटा इनकम। अब इसको इन्होंने कई पार्ट्स में डिवाइड करके देखा। देखो, अगर किसी का पर कैपिटा इनकम अच्छा है तो घर में विद्युत सुविधा होगी नहीं, पेयजल, घर का फर्श पक्का, हाइजीनिक कंडीशन होगी ना। तो ये इन्होंने इंडेक्सेस उसमें बना ली कि अगर कोई व्यक्ति एक स्तर से ज्यादा कमा रहा है, उसकी पर कैपिटा इनकम अगर इतनी है, तो कम से कम इतनी बुनियादी आवश्यकताएं वो अपनी पूरी करता होगा। तो पहला इसमें लिखिए विद्युत कनेक्शन। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति हो, गरीबी रेखा में विद्युत का भी इस्तेमाल हो रहा हो, तो सरकार उदय योजना चलाएगी नहीं, सब लोगों को घर घर कनेक्शन बांटेगी नहीं। और अगर ऐसा होगा कि घर सभी लोगों को विद्युत कनेक्शन मिल जाए तो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे नहीं, भारत में गरीबी रेखा कम होगी नहीं। ये इंडिकेशन है, इनको जोड़ के देखना, सब सरकार की योजनाओं को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। आप सवाल मेंस में तो यहीं से आएगा, पीटी में ये आएगा जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट लिखना पेयजल, पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट स्वच्छता, सैनिटेशन। भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन, भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन।
उज्ज्वला योजना चलेगी? नहीं, बिल्कुल, ठीक है। क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। नेक्स्ट, पक्का फर्श, पक्का फर्श, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? पक्के फर्श को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लोर, कैसा फ्लोर? स्टेबल, स्टेबल फ्लोर या ऑल वेदर फ्लोर। मार्बल तो नहीं, तो गरीब नहीं, फिर आप अंबानी बना रहे हो उसे। मार्बल नहीं, पर स्टेबल फ्लोर, ठीक है, ये नहीं। और एक और है, हाँ, एसेट्स, आस्तियां, आस्तियां, एसेट, इसे आस्तियां कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में एसेट कह देते हैं। एसेट में परिसंपत्तियां, एग्जैक्टली, परिसंपत्तियां लिख लीजिए, आस्तियां लिख लीजिए, एक ही बात है। अच्छा, आस्तियां भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि उसके पास कोई रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल ऐसी कोई चीज है या नहीं? इसमें लिख लीजिए रेडियो, टीवी, फ्रिज, इनको एसेट कहते हैं, ठीक है। देखो ये 10 हो गए होंगे, कुल मिला के 10 हो गए, नहीं इंडेक्स हो गए ना 10, 8 हैं। विद्युत, पेयजल, स्वच्छता 3, फर्श, भोजन, पकाने का ईंधन, आस्तियां, कितने हो गए? 6, 2 स्वास्थ्य में थे और 2 शिक्षा में थे, 10 हो गए नहीं? अरे गिनो तो सही, क्लियर है? 10 हो गए। ये एमपीआई में 10 यूज किए जाते हैं, आपको मिलेगा नहीं कहीं, ये ध्यान रखना, इसको अपने पास रखना, किसी को देना मत। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये 10 यूज किए जाते हैं, और ये माना जाता है कि अगर इन 10 में से 1/3 किसी के पास है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इन 10 में से अगर कोई 1/3 को पूरा कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो लिख लीजिए इसमें, इस निर्देशांक के अंतर्गत, इस निर्देशांक के अंतर्गत यदि 1/3 यदि 1/3 आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, यदि 1/3 आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तब यह स्थिति गरीबी रेखा से ऊपर को निर्धारित करती है। ठीक है, if 1/3 conditions, if 1/3 condition of these indices has been fulfilled, of these indices has been fulfilled, then the poverty line has been met, the poverty line has been met। कम से कम 3 तो हो ही जानी चाहिए, उससे जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है, क्लियर है? इस आधार पर लिख लीजिए, तो लिख लीजिए बहुआयामी, बहुआयामी गरीबी निर्देशांक के आधार पर भारत में गरीबी का प्रतिशत, भारत में गरीबी का प्रतिशत 27.2%, 27.2% निर्धारित किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एमपीआई, on the basis of MPI, multi-dimensional poverty index, the ratio of poverty, the percentage of poverty, the percentage of poverty has been decided to 27.2%। ठीक है, पहले और लिख लेना ब्रैकेट में, 53.7 था। ये दोनों ही पूछे गए हैं एग्जाम में,
क्लियर है? ये आपकी गरीबी कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक दो फैक्ट इसमें बचे हैं, वो मैं आपको कल सबसे पहले आते ही लिखवा दूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा किस स्टेट में मिलती है, तो छत्तीसगढ़ में मिलती है। हाँ, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड का, तो वो एक सीक्वेंस में लिखवा दूंगा आपका लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर। बस ध्यान रखना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है? हेलो जी सर, बाहर हैं? हाँ सर, छूट गई, बस छोड़ आ रहा हूँ। हाँ सर, आता हूँ। हाँ बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसकी फुल फॉर्म है, और जनरली ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए भारत में यूज किया गया था। जब मैं आपको फाइनेंस पढ़ाऊंगा उस समय पढ़ाऊंगा फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंट अकाउंट, उसमें एक टॉपिक है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, उसमें फेमा और फेरा दोनों आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1972 का है या 73 का है, और उसके बाद फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें ये किया गया था, एक्चुअली था क्या, पहले फेरा में ये था कि अगर गलती से किसी व्यक्ति के पास डॉलर है और उसने जमा नहीं किया वो, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती थी, उसको जेल जाना पड़ता था। फेमा में इसको चेंज कर दिया गया, इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति रख सकता है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक सिविल सूट के तरीके से वो चलेगा। लेकिन बाद में जब फुल कन्वर्टिबिलिटी आ गई रुपए की, तो अब एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी गई है कि कोई व्यक्ति इतने रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में रख सकता है अपने पास। यही है फेमा जनरली, हाँ, मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है, एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज। और कोई किसी की क्वेरी है तो बता दीजिए, किसी और सब्जेक्ट से भी पूछ सकते हैं आप। नहीं है, चलिए ठीक। मैंने सुना है कि आप लोगों का हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग फिनिश हो चुका है क्या? सर नमस्ते। एक बस शेड्यूल चेंज कर दूं, कर दो। सर एक वो माइक की जरूरत है। हाँ ये और इनमें सारी व्यवस्था कर रखी, क्योंकि साउंड नहीं आ रही थी ना उसमें। फोन पे आ रही थी ना, तो आवाज, कोई बात नहीं।